नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमने पिछली क्लास में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था वो उस टॉपिक का नाम था कृत्रिम गर्भाधान, है ना। उसमें हम कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवा रहे थे, उसका एंगल, उसका तापमान, है ना, किस किस में करवा रहे थे, स्खलन कितना होना चाहिए, वीर्य, है ना, जो इकट्ठा कर रहे थे, तो हर एक जो पशु था उसका स्खलन मात्रा देख रहे थे, है ना। कृत्रिम गर्भाधान का हम जो वीर्य था उसका हम टेस्ट बीबी जो बीएमआर वो वाला जो था उससे हम देख रहे थे, है ना, एमबीआर उसके द्वारा देख रहे थे। फिर हम बात करें एमबीआर के बाद में हमने बहुत सारी चीजें इस कृत्रिम गर्भाधान के बारे में अध्ययन कर लिया था। और एक आज नया टॉपिक है, उस नए टॉपिक का नाम है बंध्याकरण। क्या नाम है? बंध्याकरण। तो सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है बंध्याकरण का, है ना। परिभाषा लिखेंगे बंध्याकरण, है ना। इसी बंध्याकरण को हम क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन, है ना, कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन मतलब क्या होगा? इसमें बंध्याकरण का अर्थ ये हो जाएगा कि चाहे मादा हो चाहे नर हो, है ना, उन जो जनन क्षम्य है उस जनन क्षमता को नष्ट कर देना। क्लियर? नष्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो नर होगा उसका प्राथमिक जनन अंग या मादा होगी उसका प्रथम जननिक जो अंग होंगे उसको क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिए जाएंगे। क्लियर? या फिर निकाल दिए जाएंगे। क्लियर? तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसकी जो जनन जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? बंध्याकरण की प्रक्रिया में क्या लिखेंगे? बंध्याकरण की प्रक्रिया में क्या करते हैं? नर अथवा मादा पशु को नर अथवा मादा पशु को लैंगिक रूप से प्रजनन किस रूप से? लैंगिक रूप से प्रजनन के लिए अयोग्य बना देना। क्या कर देना? अयोग्य बना देना। क्या कहलाता है आपका? बंध्याकरण कहलाता है। क्लियर पॉइंट? तो बंध्याकरण आपका क्या हो जाएगा कि जो नर है या फिर मधु है, जो नर या फिर मादा है, उन पशुओं में क्या करेंगे? लैंगिक रूप से जो प्रजनन हो रहा है उससे हम क्या कर देंगे? अयोग्य बना देंगे। तो अयोग्य जो बनाने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? बंध्याकरण के नाम से जानते हैं, जिसको हम कास्ट्रेशन भी कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? फिर अगर हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं, जो नर हो या फिर मादा हो, इन दोनों के ही क्या करते हैं? प्राथमिक जननिक अंग को हटा देते हैं। क्लियर पॉइंट? तो ये आपको ध्यान रखना है।
किसके बारे में ध्यान रखेंगे? बंध्याकरण के बारे में ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि लैंगिक रूप से चाहे नर हो चाहे मादा हो, उसको कैसा बना देना? प्रजनन के लिए अयोग्य बना देना, उसी को हम बंध्याकरण कहते हैं। और चाहे नर हो या फिर मादा हो, उसका जो प्राथमिक जो जनन अंग होते हैं उसी को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बंध्याकरण कह देते हैं। ठीक है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट क्या देखेंगे इसमें? जो भी पशु हैं, पशुओं में बंध्याकरण की उम्र किसमें कितनी कितनी होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पशुओं में जो बंध्याकरण की जो उम्र है वो कितनी कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाय व भैंस के बछड़े की बात करें, किसकी बात करी? गाय और भैंस के बछड़े की बात की हमने, तो लगभग कितना? 8 से लगाकर 10 सप्ताह, है ना। समय क्या होना चाहिए? 8 से लगाकर 10 सप्ताह होनी चाहिए। तब हम मांस बंध्याकरण की आयु देख रहे हैं, तो 10 से लगाकर 8 से लगाकर 10 सप्ताह, है ना। बंध्याकरण की आयु, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएंगे? पशु। फिर अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें, तो हम बात करें बकरी के बच्चे। बकरी के बच्चे, तो इसमें जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3 सप्ताह। और अगर हम बात करें थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर है भेड़ के मेमने, मतलब बच्चे, तो उसमें कितना होना चाहिए? 2 सप्ताह। और इसके बाद अगर हम बात करें, किसकी बात करें? तो सूअर के बच्चे की, तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 1 सप्ताह। उपयुक्त बंध्याकरण की उम्र है ये, ठीक है ना। फिर अगर हम 5वें नंबर की बात करें, तो हम बात करें घोड़ी का बच्चा। इसका बच्चा? घोड़ी का बच्चा। अगर इसकी बात करें तो इसमें लगभग कितना? 12 से लगाकर 14 सप्ताह का हो, तब हम क्या कर सकते हैं? तो बंध्याकरण कर सकते हैं। मतलब उपयुक्त आयु ये है, गाय और भैंस के बछड़े में देखा जाए तो 8 से लगाकर 10 सप्ताह का हो, तब तक हम क्या कर सकते हैं? बंध्याकरण कर सकते हैं। और बकरी के बच्चे की बात करें तो 3 सप्ताह तक बंध्याकरण कर सकते हैं। फिर भेड़ और मेमने की बात करें, भेड़ के जो बच्चे होते हैं उसको मेमने कहते हैं, मेमना कहते हैं, वो उसमें अगर बात करें तो 2 सप्ताह। और सुअर के बच्चे की बात करें तो 1 सप्ताह। और घोड़ी के बच्चे की बात करें तो 12 से 14 सप्ताह हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट देखें, है ना, नेक्स्ट क्या देखेंगे? जो पशु हैं, बंध्याकरण की प्रक्रिया जो होती है उसको किन किन नामों से जाना जाता है ना, तो हम क्या हेडिंग डालेंगे? विभिन्न पशुओं में बंध्याकरण, विभिन्न पशुओं में बंध्याकरण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो पहला जो कॉलम है वो पशु का ले लेते हैं, और वो जो बंध्याकरण की जो प्रक्रिया है वो किस नाम से जानेंगे। तो दूसरे कॉलम में बंध्याकरण की प्रक्रिया
क्या कहलाती है, ये हम देख लेंगे यहाँ पर। क्लियर पॉइंट। तो ये देखते हैं हम, है ना। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी रहती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करें, किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले, तो गाय की बात करेंगे, है ना। गाय में अगर हम गाय का जो नर होता है उसमें अगर बंध्याकरण, गाय का नर हो या फिर मादा, है ना, उसमें अगर बंध्याकरण की अगर प्रक्रिया है तो एक नाम आता है, उसको बोलते हैं हम बुल लोक, बुल लोक, या फिर कहते हैं स्टेर। इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। फिर हम दूसरी बात करें, किसमें बात करेंगे, भैंस में। किसमें बात करी, भैंस में बात करें तो भैंस में बोले तो क्या बोलते हैं, बुल लोक ही कहते हैं। फिर हम बात करें थर्ड नंबर पर, किसकी, बकरी की। तो बकरी को क्या बोलते हैं, वीडर के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम बात करें बकरी के बाद में भेड़ की, है ना, किसकी, भेड़ की, तो भेड़ को भी किस नाम से जानते हैं, वीडर। समझ में आई बात, किस नाम से जानते हैं, वीडर के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम बात करें 5 नंबर पर, तो 5 नंबर पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 तो हो गए आपके, है ना, 4 हो गए। और 5वें नंबर पे हम देखेंगे सुअर की, है ना। और सुअर को क्या कह देंगे, सुअर को बोलेंगे होग स्टेज, होग या फिर स्टेज। फिर हम छठी बात करें, है ना, 6 नंबर पर घोड़ा, है ना, घोड़ा। और घोड़े में बंध्याकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जेल्ड के नाम से जानते हैं। और अगर मुर्गी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, मुर्गी की बात करें, तो मुर्गी में जो बंध्याकरण की जो प्रक्रिया है वो हम किस नाम से जानते हैं, केपोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो केपोन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस गाय से पूछा जाता है ना, गाय से पूछा जाता है कि इसमें जो बंध्याकरण की जो प्रक्रिया है, चाहे नर हो या फिर मादा हो, तो बंध्याकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्टीर के नाम से जानते हैं। और अगर हम भैंस की बात करें तो बुल लोक हो जाएगा। और अगर बात करें बकरी की और भेड़ की बात करें तो वीडर हो जाएगा। और सुअर की बात करें तो होग या फिर स्टेज कहते हैं। घोड़ा की बात करें तो जेल्ड, और मुर्गी की बात करें तो केपोन के नाम से जाना जाता है बंध्याकरण की प्रक्रिया। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चले। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हमारे बंध्याकरण का जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो क्या था, उद्देश्य, है ना, ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है बंध्याकरण करने का, हम क्यों करते हैं बंध्याकरण। तो बंध्याकरण में आपको ध्यान रखना है कि बंध्याकरण क्यों किया जाता है ना, क्यों किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह आ जाएगी कि अच्छी गुणवत्ता का मांस उत्पादन करने के लिए, अच्छी गुणवत्ता का मांस उत्पादन करने के लिए बंध्याकरण किया जाता है, सबसे पहली बात, ठीक है ना। फिर बंध्याकरण के लिए, बंध्याकरण से क्या हो जाएगा, मांस उत्पादन में भी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी, मांस उत्पादन में बढ़ोतरी। क्लियर पॉइंट। फिर हम और क्या कह सकते हैं इसके उद्देश्य में, तो इसके उद्देश्य में और हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो ये जो भी हम बंध्याकरण कर रहे हैं उससे क्या फायदे मिल रहे हैं, और मिलेंगे कि मतलब यानी कि जो भी हमारा जो पशु है वो कैसा हो जाएगा, शांत स्वभाव का बनाने के लिए,
शांत स्वभाव का बनाने के लिए। क्लियर पॉइंट। और अगर हम बात करें, है ना, और क्या बात करें, भार ढोने के लिए, भार ढोने के लिए, है ना। तो इन सब में अपनी अहम भूमिका निभाता है पशु, है ना। कब जब बंध्याकरण कर दिया जाता है उसके बाद में। क्लियर। तो आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान होने चाहिए, उसके उद्देश्य ध्यान होने चाहिए कि हम बंध्याकरण क्यों कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि बंध्याकरण जो होता है उस कौन कौन सी विधियों को हम अपनाते हैं, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे बंध्याकरण करने की विधियां। कौन सी विधियां? बंध्याकरण करने की विधियां। क्लियर पॉइंट। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे वो है कौन सी विधि पढ़ेंगे सबसे पहले? तो वो है आपका कास्ट्रेशन ओपन विधि, है ना। कौन सा हो जाएगा? कास्ट्रेशन ओपन मेथड। ठीक है ना। अब ये कास्ट्रेशन ओपन मेथड होता है और एक दूसरा होता है आपका कास्ट्रेशन क्लोज मेथड। कास्ट्रेशन क्लोज मेथड, ये दोनों ही मेथड हम पढ़ते हैं। तो अभी ये कास्ट्रेशन ओपन मेथड और कास्ट्रेशन क्लोज मेथड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो कास्ट्रेशन ओपन जो मेथड है उसमें क्या होता है कि जो हमारे जनन अंग है ना, जो पशु के जो जनन अंग है उनको किससे अलग करते हैं? सर्जरी के द्वारा, है ना। तो हम लिख सकते हैं सर्जरी के द्वारा, है ना, सर्जरी के द्वारा जनन अंग, है ना। मादा में बात करें तो मादा में क्या हो जाएगा? ओवेरी, और नर के अंदर कौन से हो जाएंगे? टेस्टिस। ओवेरी और टेस्टिस, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है इस ओपन। सबसे इंपॉर्टेंट, ओपन का मतलब क्या होता है? सर्जरी, है ना। मतलब सर्जरी के द्वारा ओपन करके फिर इसको जो ओवेरी और जो टेस्टिस प्राथमिक जनन अंग है नर और मादा के, उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर अगर हम बात करें कास्ट्रेशन जो क्लोज मेथड होता है वो क्या होता है? तो इस कास्ट्रेटो जो क्लोज मेथड होता है उसमें हम कौन कौन सा मेथड देखते हैं, क्या क्या उपयोग करता है? तो उसमें ध्यान रखना आप, कौन कौन सा जो है वो ध्यान रखेंगे आप? बार्जिडो, है ना। क्या ध्यान है, क्या ध्यान रखेंगे आप? क्या ध्यान रखेंगे? बर्डिजो मेथड, एक ये पढ़ेंगे हम। और एक और चीज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इलास्टो, है ना, इलास्टोरेटर मेथड। इन दोनों के बारे में हम अध्ययन यहां पर करने वाले हैं। क्लियर है ना। तो इसमें तो क्या करेंगे, कोई चीरा वीरा नहीं लगाएंगे। जो हमारा ओपन मेथड है इसमें हम चीरा लगाते हैं, और चीरा लगाने पर क्या करेंगे, अगर नर होगा तो नर के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग जो टेस्टिस है ना, जो वृषण है, उनको क्या निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे, है ना, और वापस पैक कर देंगे सर्जरी, है ना। सर्जरी मेथड है। मादा की बात करें तो उसमें अंडाशय निकाल दिया जाता है। अंडाशय वाला जो भाग होता है प्राथमिक जनन अंग, उसको निकाल दिया जाता है। तो कैसे हो जाएंगे? जनन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। क्लियर। तो
तो इस तरीके से करते हैं। फिर एक होता है कास्ट्रेशन क्लोज मेथड, है ना। क्लोज मेथड ये होता है कि बाजिल्डो एक यंत्र होता है, उस यंत्र से क्या करते हैं, जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस होता है उसको दबा दिया जाता है, और दबाने के बाद में क्या करते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, और सप्लाई नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद में वो सूखने के बाद क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जनन के अयोग्य बनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अब ओपन जो मेथड होता है ना, खुली विधि, बंध्याकरण करने की खुली विधि, बंध्याकरण करने की खुली विधि। क्लियर, बंध्याकरण करने की कैसी विधि, खुली विधि, ओपन मेथड। क्लियर। अब इसमें एक एक पॉइंट आप लिखेंगे कि ओपन मेथड क्या होता है। जो एक स्टेराइल जो ब्लेड होती है ना, कैसी ब्लेड, स्टेराइल ब्लेड, इस ब्लेड के माध्यम से, है ना, इस ब्लेड के माध्यम से जो स्क्रोटम होता है ना, क्या होता है, स्क्रोटम, है ना, स्क्रोटम होता है, उस स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं, वृषण, और इन वृषणों को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर, ये ध्यान रखना है, ब्लेड है ना इस बंध्याकरण में। और अगर हम बात करें कि ये वाला जो मेथड होता है, इसमें पशु को अधिक दर्द उत्पन्न होता है, एक तो ये ध्यान रखेंगे, और इसमें क्या ध्यान रखेंगे, संक्रमण, है ना, संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है। क्लियर पॉइंट, संभावना अधिक रहती है, एक चीज ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें, है ना, फिर अगर हम बात करें कि जो अंडकोश है ना, जो अंडकोश है, इस विधि में, इस विधि में सर्वप्रथम, है ना, इस विधि में सर्वप्रथम अंडकोश की थैली, अंडकोश की थैली पर सेवलोन, क्या क्या लगाते हैं, सेवलोन, एल्कोहल, सेवलोन और एल्कोहल लगाकर विसंक्रमित किया जाता है। कैसा किया जाता है, विसंक्रमित किया जाता है, विसंक्रमित करते हैं। फिर हम ब्लेड से क्या लगाते हैं, ब्लेड से क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, और चीरा लगाने के बाद में क्या करते हैं, वृषण को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और फिर क्या लगा, फिर हम बाहर निकालने के बाद में वापस से जो चीरा लगाया था उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, और बंद करने के बाद में वहां पर क्या लगा देंगे, तो वहां पर क्या लगा देंगे, टिंचर का उपयोग करते हैं। तो इतनी सी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो मतलब खुली विधि क्या हो जाएगी कि हम इस जो चीरा लगाकर खोलेंगे, उससे याद रखना है। तो
तो एक स्टेराइल ब्लेड लेंगे, स्क्रोटम के अंदर क्या होंगे, वृषण होंगे, उसको बाहर निकालने की जो विधि होती है वो होती है हमारी ओपन विधि होती है, और इससे पशु को बहुत अधिक दर्द होता है, और दर्द होने के बाद में अगर बात करें तो ये वाली जो विधि होती है वो उपयुक्त नहीं होती है, इसमें संक्रमण फैलने की आशंका रहती है, संभावना रहती है। और सबसे पहले हम अगर बात करें कि अंडकोशों पर क्या लगाएंगे, सेवलॉन अल्कोहल से हम उसको भी पहले संक्रमण, बहुत सारे बैक्टीरिया लगे हुए होंगे तो उसको सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एंटीसेप्टिक का उपयोग करेंगे। एंटीसेप्टिक के उपयोग से क्या हो जाएंगे, वो विसंक्रमित हो जाएगा वो वाला भाग, और वहां से फिर हम चीरा लगाएंगे और वृषण को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद में जो हमने कट लगाया था उसको वापस बांधेंगे, और उसके बाद में वहां पर हम क्या लगा लेंगे, टिंचर का उपयोग कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट दूसरी विधि की बात करें तो हम बंधिया करने की अगर बंद विधि अगर बात करें, क्लोज मेथड है ना दूसरा, बंधिया करण की क्लोज मेथड है ना, बंद विधि, जिसके हम इसके बारे में हम भी अध्ययन करेंगे है ना, कि ये क्या क्या चीज होती है इसमें, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इस विधि के अंदर चीरा तो बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है ना। और क्या ध्यान रखेंगे इसमें, इसमें और क्या ध्यान रखेंगे, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे पशु को कम कठिनाई, क्लियर है ना, ज्यादा दर्द नहीं होगा। और इसमें भी अगर हम पढ़ें तो इसमें भी हम दो विधियां पढ़ते हैं। कितनी विधियां पढ़ते हैं हम, दो विधियां पढ़ते हैं, दो विधियां। एक तो हो जाएगी हमारी, कौन सी विधि हो जाएगी, एक जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी रबड़ के छल्ले द्वारा, रबड़ के छल्ले द्वारा। और जो दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, वो कौन सी हो जाएगी, दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी कौन सी विधि, बाजिडो कास्ट्रेटर के द्वारा, है ना, बाजिडो यंत्र के द्वारा, ठीक है। तो ये जो रबड़ होते हैं इसमें तो क्या करते हैं, इस तरीके से गोल गोल क्या होते हैं, रबड़ होते हैं। और अगर वृषण जो होते हैं जो इस तरीके से जो होते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये रिंग को पहनाया जाता है यहाँ पर, और पहना के, है ना, पहना कर क्या कर लिया जाता है, वहां पर इतना टाइट बांधेंगे कि वहां पर कोई भी रक्त का सप्लाई नहीं होगा, और सप्लाई नहीं होगा तो ये जो वृषण होंगे, है ना, ये क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे कुछ समय के बाद में, और सूखने के बाद में ऑटोमेटिक गिर जाएंगे, क्लियर। और हम बात करें बाजिडो कास्ट्रेटर यंत्र के बारे में, तो इसमें क्या करते हैं, है ना, इसमें क्या किया जाता है तो वो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये वाली एक तो जो विधि है ना, ये रक्त रहित विधि है ना, मतलब रक्त रहित विधि भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें रक्त नहीं बहता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। छल्ला कहां पर बांधते हैं वो आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि इसमें क्या हो जाता है, रक्त की सप्लाई बंद हो जाएगी, क्लियर, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें बार्डिजो कास्ट्रेटर यंत्र, कौन सा यंत्र, कास्ट्रेटर यंत्र होता है, उसके द्वारा क्या होता है ना, 3 माह का जो बछड़ा होता है, इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं ना, वो हो जाएगा
बर्डीजो कास्ट्रेटर यंत्र, ये क्या होता है? तो अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 माह के बछड़े में किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है ना, 3 माह के बछड़े में किया जाता है, ठीक है ना। और इस विधि में किसका उपयोग करते हैं? तो बर्डीजो यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्लियर? और क्या ध्यान रखेंगे इसके बारे में, बर्डीजो के बारे में, है ना। इस यंत्र का जो आविष्कार है ना, जो बर्डीजो जो यंत्र है, इसका आविष्कार भी ध्यान रखना। इसका आविष्कार कहां पर हुआ था? इटली के अंदर हुआ था, इतना ध्यान रखना, है ना। किसने किया था? तो किसने किया था? बर्डीजो ने। किसने किया था? तो बर्डीजो एक वैज्ञानिक था, उसने किया था। एक ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और इसी विधि को हम ब्लडलेस विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? फिर अगर हम बात करें, है ना, ये वाला जो यंत्र है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा कि बर्डीजो जो यंत्र है उसको हम स्क्रोटम जो होता है, जो टेस्टिस जो होते हैं, है ना, टेस्टिस जो होते हैं, उनको क्या करेंगे, उस बर्डीजो जो यंत्र है उसमें फंसा देंगे। और फंसाने के बाद में कुछ समय के बाद में क्या हो जाएंगे, जो स्क्रोटम है वो सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ने के बाद में वहां पर कोई भी रक्त का सप्लाई नहीं होती वहां पर भी, और वो भी सूख के क्या हो जाएंगे, एक समय के बाद में नीचे गिर जाएंगे। तो इस बर्डीजो यंत्र के बारे में इतना ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बर्डीजो यंत्र का उपयोग किया जाता है बंध्याकरण में। और आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखेंगे, ध्यान रखने लायक, है ना। बातें कौन कौन सी हो जाएगी? जो बंध्याकरण करते हैं ना, बंध्याकरण बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्लियर है ना? जो बंध्याकरण है वो किस मौसम में नहीं करना चाहिए? बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर क्या होता है, संक्रमण की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है, संभावना ज्यादा होती है। एक ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या चीज ध्यान रखेंगे कि बंध्याकरण किस मौसम में करना चाहिए? तो बंध्याकरण के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा हो जाएगा? मौसम सर्दी या फिर शीत ऋतु में। क्लियर? तो ये बंध्याकरण के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं कि आज हमने किन किन चीजों का अध्ययन किया है, तो वो हम देख लेते हैं। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये जो बंध्याकरण है, जो कास्ट्रेशन है, वो क्या कहलाता है और किसको कहेंगे हम? कास्ट्रेशन, है ना। बंध्याकरण किसको कहेंगे? तो बंध्याकरण की जो प्रोसेस है वो क्या होता है, नर और मादा पशु को लैंगिक रूप से प्रजनन में क्या कर देना? अयोग्य बना देना। अब अयोग्य कैसे बनाएंगे? चाहे नर हो या फिर मादा हो, उसके प्राथमिक जो जनन अंग है उनको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। वो हटाने से क्या हो जाएंगे? वो जनन के अयोग्य।
क्लियर? तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, बंध्याकरण के नाम से जान रहे थे। फिर इसकी दूसरी कड़ी में हमने देखा कि बंध्याकरण के लिए जो जो पशु है उनकी उपयुक्त आयु क्या क्या होनी चाहिए, तो वो हमने देखा। फिर इसके बाद में जो हम बंध्याकरण की जो प्रक्रिया है, जो पशु है, जैसे कि गाय की बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण है ना, उसको हम जो बंध्याकरण की जो प्रक्रिया है उसको स्टीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो स्टीर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हमने घोड़े की भी बात करी, और घोड़े में जो बंध्याकरण की जो प्रक्रिया है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जेल्ड के नाम से जानते हैं। और उसके नेक्स्ट वाली हमने कड़ी में हमने देखा कि इसका उद्देश्य क्या है बंध्याकरण का, तो एक अच्छा मांस का उत्पादन किया जा सकता है, पशु को शांत स्वभाव का बनाया जा सकता है, और हमने एक और बात करी थी कि जो पशु होते हैं उनको भार ढोने के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। मतलब भार ढोने में अधिक क्षमता उसमें आ जाती है। क्लियर? फिर अगर हमने नेक्स्ट देखा कि बंध्याकरण की हमने दो विधियां पढ़ी थी, एक कास्ट्रेशन क्लोज मेथड, एक कास्ट्रेशन ओपन मेथड। ओपन मेथड का मतलब ऑपरेशन करना, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सर्जरी करना। और हम क्या कर रहे थे? सर्जरी के द्वारा ओवेरी और टेस्टिस जो थे प्राथमिक जनन अंग वो हम निकाल ले रहे थे, और उससे जनन अयोग्य हो रहे थे, और उसी को हम क्या बोल रहे थे? बंध्याकरण। फिर हम एक और विधि देख रहे थे, कास्ट्रेशन क्लोज मेथड, और इसमें दो मेथड पढ़ते हैं, बार्डिजो मेथड और इलास्टो रोटेटर मेथड। उसमें क्या है कि जो बार्डिजो जो था, एक इटली का एक वैज्ञानिक था, और उसका नाम क्या था? बार्डिजो। उसने इस यंत्र का उपयोग किया था, इसीलिए है ना, इसीलिए इसका नाम भी क्या कर दिया? उसी के नाम पे बार्डिजो मेथड विधि रख दिया। ठीक है ना? इलास्टो रोटेटर का मतलब होता है कि रबड़ है ना, रबड़ से जो वृषण क्रॉस में रबड़ पहना दिया जाता है, कुछ समय के बाद में क्या हो जाएंगे? रक्त का बहाव रुक जाएगा, और रक्त बहाव रुक जाएगा तो कुछ समय के बाद में जो वृषण होंगे वो सूखकर नीचे गिर जाएंगे। इस तरीके से बंध्याकरण किया जाता है। तो ये चीजें हमने अध्ययन किया था। फिर हमने देखा था कि जो ये दो प्रकार की थी, है ना। फिर हम देख रहे थे कि बंध्याकरण में जो खुली विधि है ना, खुली विधि के बारे में अध्ययन किया था, क्या करते हैं उसमें, किन किन का उपयोग किया जाता है। फिर हमने ये बंध्याकरण की क्लोज मेथड जो डिटेल में पढ़ी थी, वही जो मैंने बताया कास्टेटर यंत्र के बारे में अध्ययन किया। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह आती है कि अगर बंध्याकरण करना है तो हम कौन सा समय उपयुक्त लें। तो बरसात के मौसम में तो बिल्कुल नहीं करना है बंध्याकरण, क्योंकि वहां पर संक्रमण होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर बंध्याकरण करना है तो सर्दी के मौसम में करिए, शीत ऋतु के अंदर करिए, क्योंकि वहां पर जो संक्रमण होने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए हमें जो बंध्याकरण की प्रक्रिया है वो कब करनी चाहिए? वो करनी चाहिए हमें सर्दी के मौसम में। क्लियर पॉइंट? तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका? कृत्रिम गर्भाधान और बंध्याकरण। तो बंध्याकरण और कृत्रिम गर्भाधान बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। और हमें एक एक चीज डिटेल से पढ़ना। और हमने जो यहाँ पर नोट्स में जो पढ़ा है, इससे बाहर तो आप यूं समझिए कि कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो जो इम्पोर्टेंट था वो हमने सब चर्चाएं कर ली है ना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।